हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 का आगाज़ करने के लिए, क्योंकि अब आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है। OMR जो है वो अपलोड हो चुका है। तो बीपीएससी टीआरई 4 को जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एकदम बिल्कुल न चुके, क्योंकि तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के इस स्पेशल क्लास में आज हम बात करने वाले हैं जलिया बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इसमें मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी जो करा रहा हूँ, इसमें नेशनल मूवमेंट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो कहा था MK गांधी ने। किसने कहा था? MK गांधी यानी महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो वर्ष 1918 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों के उभरते आंदोलनों को दबाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है ना, जिसकी सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। और इस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा गया, क्योंकि इस कानून के तहत फ्रेंड्स ना किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और उनको न तो अपील करने का अधिकार था, न ही वकील करने का अधिकार था, न ही दलील पेश करने का अधिकार था। इसलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहला क्वेश्चन और उसकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा फ्रेंड्स। रॉलेट जो एक्ट है ना, ये पारित हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। और रॉलेट एक्ट की बात करें फ्रेंड्स तो ये 21 मार्च को, याद रखिएगा, 21 मार्च को लागू किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि एक बार प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी पूछा था, जो री एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो सन, ये जो माह है ना, माह भी पूछ लिया था। तो आप माह को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। तो फ्रेंड्स, द्वैध शासन का जो प्रावधान है ना, ये किया गया था भारत शासन एक्ट 1919 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान भारतीय शासन एक्ट 1919 में तथा केंद्र में द्वैध शासन जो है वो 1935 में लागू किया गया था। यानी इस एक्ट के द्वारा केंद्र में, जबकि 1919 के द्वारा जो है फ्रेंड्स लागू किया गया था प्रांतों में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। स्वतंत्रता से पहले भारत जो है फ्रेंड्स 11 प्रांतों में बटा था, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान ये क्या बन गया है, तो वर्तमान में ये राज्य के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी। तो पृथक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी शुरुआत किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो सन 1919 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि ये पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है। देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कि इसमें जो है ना, अगर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना था तो इसका मतलब हुआ कि केवल मुसलमान ही उनको वोट करेंगे और प्रत्याशी भी मुसलमान का ही होगा। ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जलियांवाला बाग का जो घटना घटा था वो घटा था अमृतसर पंजाब में
1919 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन आपको याद रखना है, क्योंकि दिन पूछता है कि किस दिन घटित हुआ था। तो बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। अच्छा, ये प्रश्न डबल हो गया है, 13 अप्रैल 1919 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो आपको मैंने पढ़ाई दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहली बात, नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दिया गया था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 1919 में कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से उन्होंने वापस कर दिया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न और आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी ने कब अपने जो उनको केसर ए हिंद की जो उपाधि दिया गया था उसको कब इन्होंने लौटाया था? तो ये आपको बताना है। डिटेल की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की जो उपाधि है ना, इसको ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की जो उपाधि है ना, ये इसलिए लौटाया था क्योंकि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी के विरोध में इन्होंने सर की उपाधि या कह सकते हैं नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस सौंप दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग कहां पर है? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। तो जलियांवाला बाग की मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये है अमृतसर पंजाब के अंदर। कहां है? अमृतसर पंजाब में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो जलियांवाला बाग जो है ना, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो था 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी ना, वो राष्ट्रीयता और रंग के आधार पे नहीं होगी, यानी राष्ट्रीयता और रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा उसमें, अर्थात जो भी व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता होगा उसे बिना किसी भेदभाव को उसको नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है ना, इसमें प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। तो ये किस अधिनियम के? तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो ब्रिटिश भारत में 1919 के अधिनियम के द्वारा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को प्रदान किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में हाई कमीशन पद की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स ना, वो हुई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1919 का जो अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूं कि जो है
भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारत में किसकी नियुक्ति किया गया था? वो किया गया था हाई कमीशन की, ठीक है ना। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तब इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड जॉर्ज। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था डेविड लॉयड जॉर्ज। ये भी आपको याद रखना है। इसका कार्यकाल था 1916 से 1922 तक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो पारित किया गया था 1773 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति यानी सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट पर रेगुलेटिंग एक्ट 73 यानी 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ये भी चीजें आप याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है, किसका आधार बनी थी? तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी ये जो है ना फ्रेंड्स, वो थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 1906 में मिनटों से मिंटो नहीं है, मिंटो है, याद रखिएगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किसकी प्रार्थना की थी? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो किया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1906 में, याद रखिएगा 1906 में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है ना, ये जा करके मिंटो से शिमला में मिलते हैं और वहां पर अपनी मांग रखते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लागू हो, ठीक है ना। तो मार्ले मिंटो ने भी, जो मिंटो था, मिंटो ने भी कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दूंगा, लेकिन उसके एवज में भी आपको हमारा सहायता करना होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो भी अंग्रेज नीति लागू करेंगे उसमें आपका समर्थन करना होगा, उसका विरोध नहीं करना होगा। तो कुछ ऐसी शर्तों के साथ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक जो शिष्टमंडल था वो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए यह जो मांग किया गया था आगा खां के नेतृत्व में। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो नागरिक जो सेवाएं हैं फ्रेंड्स, इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया था? तो ये सिद्धांततः किया गया था 1853 में। कब किया गया था? 1853 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सरकारी यानी नागरिक सेवाओं में भर्ती को स्वीकार किया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा मिला था, यानी किस एक्ट के द्वारा मिला था? तो वो था फ्रेंड्स, एक्ट था 1786 का एक्ट। क्या था? 1786 का एक्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की गई थी। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 थी, उसमें क्या समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा, इसमें समाप्त किया गया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। किसको? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत
बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना जो फ्रेंड्स की गई थी वो किया गया था 1774 ईस्वी में। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना किया गया था 1774 ईस्वी में। डिटेल की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अंतर्गत ही 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जो है ना फ्रेंड्स, ये किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो कर्जन ने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 ईस्वी में प्राचीन संरक्षण अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया जो एक्ट है ना, ये ब्रिटिश संसद द्वारा जो है फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया और इसमें दोहरी शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था, अर्थात कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक मामलों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित हुआ था, उसका क्या प्रतिफल था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसका प्रतिफल था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों का एक प्रतिफल था कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजन हुआ था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो 1919 ईस्वी के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में, कब? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, जिसकी सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, कि विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया? तो सन 1902 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो थॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया था। साथ ही साथ किसकी सिफारिश पर जो है 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? तो किया गया था विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। यानी महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? सम्राज्ञी नियुक्त की अगर मैं बात करूं तो इनको किया गया था जो है 1877 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो 1877 में लॉर्ड लीटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि व भारत की सामग्री घोषित किया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है ना, साम्राज्ञी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है वो ऐतिहासिक नहीं था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में ये जो था फ्रेंड्स ना, ये जो है संविधान के विकास में ऐतिहासिक कानून नहीं था, यानी ऐतिहासिक कदम नहीं था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, चार्टर एक्ट 1833 में आया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।